ओके जी, लेक्चर 2 का आगाज़ करते हैं और थोड़ा सा आज आपको मैं बता देता हूँ कि आपका जो पेपर आएगा वो किस तरीके से होगा और उसका इंटरफेस किस तरीके से होगा। इंशाल्लाह गाहे बगाहे इसको देखते भी रहेंगे और आपको नो हाउ भी रहेगी। और कोशिश मेरी यही है कि इंशाल्लाह सेशन के दौरान कुछ आपके जो मेन टेस्ट होंगे वो हम लैब में करवाएं ताकि आपको ज़रा थोड़ा सा आइडिया हो जाए इस पर। एनीवेज, ये जी इस तरह का आपका कुछ पोर्टल होगा, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, एरो नज़र आ रहा है आपको? ओके, 1 to 41, इसका मतलब है 41 क्वेश्चन हैं। कल आपके साथ बात हुई थी कि 40 एमसीक्यूज होंगे 2-2 नंबर के और एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा 20 मार्क्स का, तो ये टोटल 41 बनते हैं। उसमें से ये पहला सवाल है, हर सवाल 2 मार्क्स का है। आपने कोई भी सवाल जो है वो सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करके आपने इस एरो से जो है वो नेक्स्ट पे फॉरवर्ड कर जाना। क्वेश्चन 2 आ गया, इसमें से आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर आप नेक्स्ट पे जाएंगे और यूं आपने सॉल्व करते हुए आगे फॉरवर्ड करना है। लेट्स अज्यूम हम 3 सवाल सॉल्व करते हैं, चौथे पे आते हैं, चौथा हमें समझ नहीं आ रहा, ठीक है, हम इसको स्किप करते हैं, हम 5वें पे चले जाते हैं, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन ओवरव्यू से आपको पता लगता रहेगा कि 1, 2 और 3 आप कर चुके हैं, 4 चूंकि अभी हाईलाइट नहीं हुआ, इसका मतलब है कि 4th आपने मिस किया हुआ है। तो यहाँ से आपको अपनी समरी भी पता लग रही होगी कि कौन कौन से सवाल आपने मार्क कर दिए हैं, कौन कौन से नहीं किए, और यहाँ से आप नेविगेट कर सकते हैं जितने भी क्वेश्चंस हैं सारों के सारे पे। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम? ओके जी, जी बिल्कुल हो सकते हैं, ये थे इसमें। नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इसके अंदर। ये देखिए, विच 2 ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पार्ट, तो ठीक है, ओके होगी बात। ओके, चलें जी, ये एक छोटी सी बात थी। कोई सवाल आपको लगता है जी कि आपने सॉल्व कर दिया है या किसी भी वजह से आप उस सवाल को ज़रा हाईलाइट करना चाह रहे हैं, या आप ये सोच रहे हैं कि साथ दोस्त बैठे उससे पूछना है, तो आप उस सवाल पे आके ये फ्लैग कर सकते हैं। तो जब आप ये फ्लैग करेंगे और ओवरव्यू पे आएंगे तो इस पर फ्लैग आ रहा होगा, तो जो भी आपने जेन में सोचा होगा कि इसको फ्लैग करना है तो आप इसको फ्लैग कर सकते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं साथ वाले दोस्त से जो है वो पूछ लूँगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह यहाँ पर यह है कि उसका पेपर कोई और होगा, 2 पेपर मैच नहीं होते। तो अगर आपने उससे पूछ लिया कि छठे का आंसर बताइए, वो अपने छठे का बता देगा, हो सकता है वो आपका 28वां हो। ओके, तो इसलिए साथ वाले से पूछने का फ़ायदा कोई भी नहीं है। अव्वल तो कोशिश ना कीजिएगा, लेकिन अगर आप इसी खुशफहमी में है कि जी मैं पूछ लूँगा उससे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसका छठा सवाल और आपका छठा सवाल डिफरेंट है। क्लियर होगी बात? ओके, उसके बाद ये शीट है, कोई अगर आपने लिखना है, कोई वर्किंग करनी है तो आप यहाँ पे वर्किंग कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी लिखना है, कोई कमेंट्स देने हैं आपने, तो आप कर सकते हैं। ये आपका जी कैलकुलेटर है, अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो आप ये कैलकुलेटर यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सितम ज़रीफ़ी ये है कि इस तरीके से चलता है, ये नंबर से नहीं चलता, आपको क्लिक करना पड़ेगा एक एक नंबर पे। खैर एनीवेज़ कोई बात नहीं, इतना तो आप कर ही लेंगे। ये है जी वक्त आपका और आपकी कामयाबी के बीच में। ओके, नहीं जी ये ख़तरनाक लग रहा है मुझे, ये ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। हाँ ठीक है, दोनों ऑप्शन हैं। नहीं जी नहीं, ये वक्त देखना ही नहीं है, ये भी ऑप्शन है। तो इट्स अप टू यू, इट्स टोटली अप टू यू, आप ये जिस तरह से इंटरफेस बनाना चाह रहे हैं। एनीवेज वट एवर जो कुछ भी है, ये तो एक इसका इंटरफेस इस तरह का है। असल में हम जाना चाह, अच्छा डायरेक्ट भी आप जा सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पे। अगर आपने 20वें 19वें पे जाना है तो डायरेक्ट 19वें में क्लिक करें, आप 19th पे आ जाएंगे। तो बजाय इसके कि आप 40 पे और आप वापस आपने 1 पे आना है तो एक एक करके क्लिक दबा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप ओवरव्यू पे जाएं, क्वेश्चन पे क्लिक करें, सीधा आप उधर पहुंचेंगे। वी आर इंटरेस्टेड इन क्वेश्चन 41। 3-4 स्क्रीन ओपन होंगी आपके सामने। ये वो सवाल है 20 नंबर का। ओके, सवाल आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, बस अजीब अजीब कुछ बातें लिखी हुई हैं। ये सवाल है जी, ये उसका आंसर है जो कि आपने यहाँ पे लिखना है। ये आंसर, ये 3 स्क्रीन है जी, एक ये स्क्रीन है, ये चल रही है, दूसरी स्क्रीन ये चल रही है, और तीसरी स्क्रीन ये है। ओके ठीक है, ये स्क्रीन आपकी वर्किंग के लिए है। एक्सेल थोड़ा बहुत आपको कोशिश करूंगा बता दूं, प्लस माइनस के फॉर्मूलाज बता दूं, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं है। बाकी घर में आप सबके कंप्यूटर्स होंगे, एक्सेल खोल के ना थोड़ा बहुत देखते रहिएगा कि उसका इंटरफेस कैसा है। इतनी जरूरत पड़ने नहीं वाली, बस प्लस माइनस की जरूरत पड़ने वाली है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, बस ये सब कुछ। आंसर्स आपने यहां पर, वो आपको ऑप्शंस देता है। अब आप देखेंगे कि ये देखिए, वो आपको ऑप्शन दे रहा है। अब ये क्या है, ऐड हो रहा है, लेस हो रही है, तो अकाउंटिंग जब आप पढ़ेंगे तभी आपको समझ आएगी। लेकिन जब आप अकाउंटिंग पढ़ चुके होंगे, सारा कोर्स पढ़ चुके होंगे, तब आपको ये समझ आ रही होगी कि ये कुछ में कह रहा है कि 1 है, कुछ में कह रहा है नहीं जी प्लस 1300 ऐड करना है, कुछ में कह रहा है नहीं जी माइनस करना। तो आपको जो ऑप्शन बेहतर लगती होगी आप उसको यहां पे सेलेक्ट कर लेंगे। ओके,
उसी तरह ये दूसरी एक चीज़ है, यहाँ पे भी आप ड्रॉप डाउन पे जाएंगे और ड्रॉप डाउन पे जाने के बाद आप देखेंगे कौन सी ऑप्शन में सेलेक्ट करनी है, वो सेलेक्ट करेंगे। ये आपने खुद कैलकुलेट करनी है, खुद कैलकुलेट करके आपने यहाँ पे पंच करनी है। ओके, तो जहाँ जहाँ ड्रॉप डाउन का एरो है वहाँ से आप ड्रॉप डाउन करके तो सेलेक्ट करेंगे ऑप्शंस, और ये आप खुद कैलकुलेटर पे प्लस माइनस करेंगे, और कैलकुलेटर के लिए आपके पास एक्सेल मौजूद है, वरना ये भी मौजूद है, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ओके, तो ये सवाल जो 20 नंबर का है वो ये सवाल इस तरीके से होगा। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने फिलअप करनी होती है, इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ हम देखेंगे। ठीक होगी बात। एक चीज़ आपको बता दूं कि ये जो सवाल है ना, ये सवाल जिस चैप्टर से आता है, बजाते खुद ये चैप्टर कुछ नहीं है। इस चैप्टर के अंदर जो नीचे जितनी भी एडजस्टमेंट्स दी गई हैं, ये सारी दूसरे चैप्टर से मिलकर बनती हैं। आपके टोटल 10 चैप्टर हैं और ये समझ लें कि 10वां चैप्टर है, तो पहले 9 चैप्टर्स में जो पढ़ा हुआ है वही इसमें टेस्ट होता है। तो अगर पहले 9 चैप्टर नहीं आते तो ये सवाल भी नहीं आता। तो इस चैप्टर पे जब हम पहुंचेंगे तो इफेक्टिवली मैं आपको कुछ भी नहीं करवा रहा हूँ, इफेक्टिवली मैं बस आपको सवाल करवा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही होगा जो पहले 9 चैप्टर्स में आप पढ़ चुके हैं। क्लियर होगी बात। तो ये जी इंटरफेस होगा आपके पेपर का, जो कि आपने वहां पे जाके अपीयर करना होगा और इस पे सॉल्व करना होगा। किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है। एनी क्वेश्चन? कोई सवाल नहीं है, चलें जी ठीक है, अब शुरू करते हैं जी। ऑन कर दें जी लाइट्स। नहीं, उसकी परमिशन नहीं देते वो। ओके जी, कल एक बात रह गई थी जो जिसका जिक्र आपके साथ नहीं हुआ था, वो ये था कि आपका जो ये सेशन है वो सेशन 30 सितंबर तक चलेगा। ओके, 30 सितंबर तक आपका ये सेशन चलेगा और इंशाल्लाह आपको 30 सितंबर को फ्री कर दिया जाएगा। फॉर्मेट हमारा ये रहेगा कि इंशाल्लाह एक चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो मैं आपको बताऊंगा, और उसके बाद फिर हम उस चैप्टर की रीडिंग करेंगे, क्योंकि रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपको मैंने कल किताब बताई थी, बल्कि सॉरी मुझे आपको दिखानी याद नहीं रही, खैर एनीवेज कोई बात नहीं। वो किताब जो है वो आप लोगों को मैं इस वीक में बता दूंगा कि आपने कहाँ से अरेंज करवानी है। वो किताब आपने अपने पास खरीद के जो है या प्रिंट करवा के वो रख लेनी है। उस किताब को जब भी हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा हम उसमें से एग्जांपल्स भी कर रहे होंगे, उसमें से कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स भी कर रहे होंगे, और उसके अंदर हम थ्योरी भी पढ़ रहे होंगे। याद रखिएगा कि सवाल लॉन्ग क्वेश्चंस आपके कोर्स में नहीं है, सिर्फ एमसीक्यूज आपके कोर्स में, जैसे कि आपने देखा। लेकिन जब तक हम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस नहीं करेंगे कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं होगा, इसलिए वो सवाल करने ज़रूरी हैं। लेकिन सवाल करने का मतलब ये नहीं है कि पेपर में सवाल आ रहे होंगे, वो सवाल ज़रूरी हैं सिर्फ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए। बात समझ आती है? चलें जी शुरुआत करते हैं। लेक्चर नंबर 2 है वैसे तो, लेकिन पढ़ाई का आज आगाज़ हो रहा है पहले दिन, तो मुझे उम्मीद है कि आप सबके पास जो है वो एक अलग अलग रजिस्टर्स होंगे, जिसके शुरू में आपने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग लिखा होगा और अलग से रजिस्टर बनाया होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने 500 सब्जेक्ट्स का एक ही रजिस्टर बनाया हुआ है। पहले सफ़े पे जी इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है, दूसरे पे BWCS है, और कौन सा सब्जेक्ट है आपके? QM है, तीसरे पे QM आ रही है, चौथे पे जीरो काटा खेला हुआ है। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी यहाँ पर, इसलिए एक अलग से रजिस्टर बना लें जिसमें आपने सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो लिखे होंगे। ओके जी, रेडी हैं? चले जी, सबसे पहले आगे जाने से पहले कुछ एक दो टर्मिनोलॉजीज हैं वो समझनी जरूरी है। यार ये नहीं चल रही यार, उनको कहें जाके, उनसे प्लीज रिक्वेस्ट करें, मैं इधर ही हूँ, मैं आधे बोर्ड से उधर नहीं जाता। हाँ जी, उनसे कहें यार ये सही करेंगे, इसमें मसला है। जी जी ओके जी, पहला कॉन्सेप्ट है जी ऑर्गेनाइजेशन का। सबसे पहले देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। लिखे जी डेफिनेशन। उनको पानी का भी कहिएगा यार, बोतल भी नहीं है पानी की। लिखे जी, अ ग्रुप ऑफ पीपल joined together, a group of people joined together to perform a specific task. A group of people joined together to perform a specific task. टास्क के साथ स्लैश लगा के लिखें एक्टिविटी। स्लैश का पता ना, SLASH। सर यार आप गलत बोला मैंने कुछ जी, जिन्होंने लिख लिया उनके लिए स्लैश ऐसे होती है, साथ वाले ने देखे लिखा होगा लाजमी। अ ग्रुप ऑफ पीपल ज्वाइन टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क स्लैश एक्टिविटी। ठीक होगी बात? ओके। अब ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि चंद लोग इकट्ठे होते हैं किसी मखसूस मकसद के लिए, किसी खास मकसद के लिए।
अब वो मकसद क्या हो सकता है जी? वो मकसद कोई भी हो सकता है। दो मकसद होते हैं जी, या तो वो प्रॉफिट कमाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, प्रॉफिट सीकिंग, या फिर उनका प्रॉफिट कमाने का कोई मकसद नहीं है, उनका मकसद है समाज सेवा। ओके, ठीक है जी। तो अब जरा सुन लीजिएगा, बाद में नोट कर लीजिएगा, टाइम आपको मैं दे दूंगा। प्रॉफिट सीकिंग होता है जी, चंद लोग इकट्ठे हुए, मिसाल के तौर पे आप 3-4 दोस्तों ने फैसला किया कि क्यों ना इकट्ठे होकर कोई ऐसा काम किया जाए जिससे प्रॉफिट्स मिले। अब वो प्रॉफिट्स क्या होंगे? कोई चीज़ खरीद के आपने सोचा बेचते हैं। लेट्स अज्यूम आपने सोचा आईफोन की शॉप बनाते हैं, वहाँ पे हम आईफोन रखेंगे और आईफोन बेचा करेंगे। कितने का आईफोन? जितने का भी है। 2 लाख का आईफोन खरीदा, 2.5 लाख का बेचा, प्रॉफिट। 3 लाख का खरीदा, 4 लाख का बेचा, प्रॉफिट। इसको बोलते हैं प्रॉफिट सीकिंग के आप लोगों के इकट्ठे होने का मकसद क्या है? प्रॉफिट कमाना। और प्रॉफिट क्या होता है जी? जो भी आपकी सेल होती है उसमें से आप कॉस्ट माइनस कर दें या एक्सपेंस खर्चे माइनस कर दें तो आपके पास क्या आता है जी? आपके पास प्रॉफिट आता है। यही होता है प्रॉफिट, कि अगर आपने 100 रुपए की चीज़ बेची और वो चीज़ खरीदी आपने 80 की थी तो आप लोग बोलेंगे कि 20 रुपए का मुझे फ़ायदा हो गया। तो असल में आपका मकसद क्या है? ये फ़ायदा कमाना। अब आप अगर 2 दोस्तों ने मिलकर कारोबार शुरू किया तो आपने सोचा होगा कि चल यार 40 रुपए तू डाल, 40 रुपए मैं डालता हूँ, 80 रुपए बन जाएंगे। ये 80 रुपए की चीज़ खरीदते हैं और 100 रुपए की बेचते हैं। जब 100 रुपया आएगा हमारे पास तो 100 को दोनों डिवाइड कर लेंगे, 50 और 50। अब इस 50 में से 40 वो है जो आपने इनिशियल कंट्रीब्यूट किया था और 10 वो है जो कि आपको इजाफी मिले। 10 आपके हुए और 10 ही आपके दोस्त के हुए। टोटल एक्स्ट्रा कितना मिला? 20। और यही 20 देखें ये है। ठीक होगी बात? तो इसको बोलते हैं प्रॉफिट सीकिंग। इस पर बहुत बात होनी है, परेशान ना हो गई मैंने क्या कर दिया, बहुत बात होनी है इसके ऊपर। फिलहाल ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस करें। तो चंद लोग अगर इकट्ठे हुए इस मकसद के लिए कि वो प्रॉफिट कमाएंगे, इसको बोलते हैं प्रॉफिट सीकिंग। बात समझ आ गई? प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन। एग्जांपल्स लिखवा सकते हैं आप मुझे? वैसे आपके इर्द गिर्द बेशुमार बिजनेसेस हैं जो प्रॉफिट के लिए होते हैं। हायर, ये शोरूम लिखना जरूरी है कि हाल ही यामा से काम चल जाए? बस ठीक है, काम चल जाएगा। शोरूम तो किसी बंदे का होगा ना, किसी ने डीलरशिप ली होगी, ठीक है, वो भी प्रॉफिट सीकिंग है। लेकिन उस शोरूम वाले को तो हम नहीं जानते ना, हम तो यामाहा को जानते हैं जो बाइक्स बनाकर बेचता है। अल्लाह वास्ते तो नहीं बेचता, लेकिन वो क्या करता है जी? वो प्रॉफिट के लिए बेचता है, बनाकर बेचता है जी। नेक्स्ट। और इसके अलावा डॉक्टर हॉस्पिटल, खतरनाक नाम ले लिया है। हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। डॉक्टर्स हॉस्पिटल, क्रिश्चियन कॉलेज, बिल्कुल ऐसे ही है। कहीं आपने पढ़ा है कि वी आर नॉट फॉर प्रॉफिट? तो बस ठीक है, जब नहीं लिखा हुआ तो प्रॉफिट सीकिंग ही है। जो बात आपके साथ कही जा रही है बिल्कुल ऐसे ही है। और इसके अलावा एडिडास, इंपोर्टेड बात की है भाई ने, एडिडास। जी सर? ओ यार बस आगे जा रहे हैं बस। और इसके अलावा इर्द गिर्द की बताएं, वो बताएं जिससे आपके ज़हनों में एक पिक्चर बन सके, अच्छा ये काम कर रहे हैं। मित्सुबिशी हॉस्टल, ओ हॉस्टल, केपीएमजी क्या होता है? काफी लोगों को नहीं पता, उसका नहीं लिखता है नाम यहाँ पे। और इसके अलावा लम्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। वैसे लम्स आपको एक बात बताऊं, ना ही लिखें, क्योंकि लम्स जो है, चलिए जी ऑन करें। ओके, लम्स का इसलिए मैं कह रहा था कि उसमें थोड़ा सा मसला है, वो प्रॉफिट वाली नहीं है, छोड़ दें उससे, फिलहाल कंफ्यूज होंगे। तो ठीक है, मेरे हाल में 6 हमने लिख दिए हैं, एक मेरे कहने पे लिख लें होंडा। चलें जी, काफ़ी एग्जांपल्स हैं, हमें काफ़ी खास तौर पे अंदाज़ा हो गया कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हमारे इर्द गिर्द जो हैं, जिनके नाम से हम सब वाकिफ़ हैं, वो प्रॉफिट सीकिंग है। ठीक होगी बात? नॉट फॉर प्रॉफिट पे हैं, ये कौन सी होती हैं जी? ये वो होती हैं जिनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता। बहुत शुक्रिया भाई, जज़ाकल्लाह। ये वो होती हैं जिनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता। ये बात समझ आ रही है? ये दुनिया में प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होती। मिसाल के तौर पे आप में से 3 लोग इकट्ठे हुए और आप लोगों ने कहा कि चलो ये काम करते हैं और हमारा मकसद ये नहीं है कि चीज़ें खरीद के महंगी करके बेचेंगे, हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है। ओके, तो फिर अब क्या होगा? इसका मतलब है कि ये लोग 80 वाली चीज़ें 100 की नहीं बेच रहे और 20-20 रुपए घर नहीं लेके जा रहे।
ठीक होगी बात। अच्छा, इसकी मिसाल क्या हो सकती है जी? शौकत खानम। वन बाय वन प्लीज प्लीज प्लीज, आराम से यार, आराम से आराम से। दिस इज नॉट अ स्कूल यार, ये स्कूल नहीं है। इजी। शौकत खानम, ईदी फाउंडेशन हो सकता है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। नहीं सर, ये आप गलत एग्जांपल दे रहे हैं जी। और इसके अलावा, हाँ जी, एक रेड क्रिसेंट एक इदारा है जिसका काम क्या है? सोशल वर्क्स। बिल्कुल। और इसके अलावा रेस्क्यू 1122, बिल्कुल ठीक है। और सॉरी, रोलेक्स घड़ियाँ, क्या वो नॉट फॉर प्रॉफिट है? चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है? ना लिखें कंफ्यूजन होगी, ना लिखें कंफ्यूजन होगी। वो बताएं जो हमारे इर्द गिर्द हैं। आई कैप को भी छोड़ें, वो भी आपको समझ नहीं आएगी। बात आप दुरुस्त कर रहे हैं, बात आप दुरुस्त कर रहे हैं, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ। आई कैप इज नॉट फॉर प्रॉफिट, लेकिन ऐसी चीज़ मैं यहाँ पर नहीं लिखना चाहता जो आपके कॉन्सेप्ट को एवं कंफ्यूज कर दें, क्योंकि उसके अंदर कुछ और टेक्निकल चीज़ें हैं जो कि आपको भी नहीं समझ आ सकती, इसलिए मैं वो चीज़ें नहीं लिख रहा। ठीक है, सही कह रहे हैं आप। मेरे ख्याल में ये चार चीज़ें काफ़ी हैं ये समझने के लिए, क्योंकि इन चारों नामों से हम बखूबी वाकिफ़ हैं। हमने 1122 भी देखी हुई है, हमने ईदी भी देखी है, हमने शौकत खानम भी देखा है। तो हम सबको पता है कि ये लोग किसी मुनाफे के लिए काम नहीं कर रहे, बल्कि ये लोग किसके लिए काम कर रहे हैं? ये लोग सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं। बंद करें कैमरा, कैमरा बंद करें। ओके जी, तो बात आपके साथ हो रही थी कि इन लोगों का मकसद जो है वो कोई प्रॉफिट कमाना नहीं है, बल्कि ये लोग कोई सोशल वेलफेयर इस मकसद के लिए इकट्ठे हुए होते हैं। यहाँ तक बात समझ आती है? एक और एक्स्ट्रा बात हो सकती है कि जो नॉट फॉर प्रॉफिट होते हैं ना, इनको दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। इसमें से कुछ हो सकते हैं प्राइवेट ओन्ड, सुन लें बाद में लिख लीजिएगा। एक होते हैं गवर्नमेंट ओन्ड। प्राइवेट ओन्ड क्या होते हैं जी? गवर्नमेंट ओन्ड पहले बता देता हूं, प्राइवेट ओन्ड आपको खुद समझ आ जाएगी। जिन इदारों पे हुकूमत का असर रसूख होता है, जिन इदारों में हुकूमत फैसले ले सकती है, उनको हम गवर्नमेंट ओन्ड कहते हैं। ओके, खुद बताइए, क्या शौकत खानम, शौकत खानम में हुकूमत का कोई अमल दखल है? कभी आपने टीवी पे या अखबार में या कहीं पे ये पढ़ा हो कि जी हुकूमत ने शौकत खानम में का चीफ एग्जीक्यूटिव चेंज कर दिया, उसके डॉक्टर को अपॉइंट कर दिया? नहीं, क्योंकि वो गवर्नमेंट ओन्ड नहीं है, वो प्राइवेट ओन्ड है। ठीक है, गवर्नमेंट के अलावा जो भी होते हैं वो प्राइवेट ओन्ड होते हैं। ईदी फाउंडेशन, ये भी प्राइवेट है। ये भी एक अब्दुल सत्तार ईदी साहब थे जिन्होंने ये बनाया था, और आप उनकी आगे औलाद चला रही है। तो इसमें भी कभी आपने नहीं सुना होगा कि जी गवर्नमेंट जो है वो इसमें तकरीयां कर रही है, लोगों को निकाल रही है, कोई डिसीजंस ले रही है, कुछ ऐसी चीज नहीं है। मींस प्राइवेट ओन्ड। रेड क्रिसेंट प्राइवेट ओन्ड है, लेकिन जब आप रेस्क्यू 1122 पे आएंगे तो ये गवर्नमेंट ओन्ड है। गवर्नमेंट इसमें सारी अपॉइंटमेंट्स भी करती है, नए बंदे भी रखती है, बंदे भी निकालती है, जो गाड़ियाँ एम्बुलेंसेज हैं इनकी, उसका भी सारा जो निज़ाम है वो हुकूमत के पास है। तो इसका मतलब है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ओन्ड भी हो सकती है और प्राइवेट ओन्ड भी हो सकती है। ठीक होगी बात? ये बात सबको समझ आ गई है? ओके, तो अब आप नोट कर लें, उसके बाद हम आगे चलते हैं। इधर फोकस रखें प्लीज, कुछ नहीं कर रहे बोलो, नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। डीएचए यार वो नॉट फॉर प्रॉफिट नहीं है मेरे ख्याल में। देखना पड़ेगा, बहुत सी चीजों का लीगल स्ट्रक्चर भी देखना पड़ता है कि इनका लीगल स्ट्रक्चर क्या है। खामोशी से प्लीज नोट कीजिए, कोई सवाल है तो मेरे से पूछ लें। सॉरी, बोल रहे हैं क्या हुआ? क्यों करें? आप लोग नोट करें, ठीक है। जी नोट हो गया यहां तक? चलें आगे। ओके, इसके बाद अगली डेफिनेशन है बिजनेस की। बिजनेस, टिशू नहीं है? टिशू का डब्बा, फाइन, टिशू का डब्बा दीजिएगा एक। ओके, तो बिजनेस की डेफिनेशन लिखें। द एक्टिविटीज
the activities performed by the organizations, the activities performed by the organizations, the activities performed by the organizations to earn profit, the activities performed by the organization to earn profits is called business. The activities performed by the organizations to earn profit is called business. समझ आती है बात की? इसका कोई तर्जमा कर सकता है? हाथ खड़ा करके बताइए, इस जुमले का कोई तर्जमा कर दे, जस्ट ट्रांसलेशन। सर, पैसे की जगह अगर मैं मुनाफा लिख दूं तो बात समझ आएगी? कोई भी ऐसा इदारा जो मुनाफा या प्रॉफिट कमाने के लिए काम करता है उसको हम बिजनेस बोलते हैं। ओके, मुझे बताइए क्या ये लोग बिजनेस कर सकते हैं, ये वाले इदारे जो हैं? बात समझ आती है? ओके, शुक्रिया। क्या ये वाले लोग बिजनेस कर सकते हैं? ये बिजनेस नहीं कर सकते। वजह क्या है इसकी? क्योंकि इनके साथ तो पहले ही ये बात तय हो चुकी है कि ये लोगों का मकसद जो है वो प्रॉफिट कमाना है ही नहीं। इन लोगों का क्या मकसद है? इन लोगों का सोशल वेलफेयर होता है। कभी आप जाके हायर वालों को कहें बिजनेस कैसा चल रहा है तो वो आपको जवाब देगा, ऐसे ही है, वो आपको जवाब देगा, बिल्कुल वो आपको बताएगा अच्छा चल रहा है बुरा चल रहा है। यामाहा से पूछें, डॉक्टर हॉस्पिटल, इन सबसे जाके पूछें बिजनेस कैसा चल रहा है, बड़ा अच्छा जवाब देंगे। सही चल रहा है, खराब चल रहा है, पहले से बेहतर है, इस तरह का कोई जवाब देंगे। जरा जाएं हाँ ईदी फाउंडेशन, फैसल ईदी साहब से पूछें सर बिजनेस कैसा चल रहा है आपका, बताएगा आपको बिजनेस कैसा चल रहा है। ठीक है, तो आपको समझ आ गई है। शौकत खानम, इनसे जाके पूछे हाँ भी बिजनेस कैसा चल रहा है, कहेगा हम बिजनेस तो नहीं करते, हम तो एक सोशल वेलफेयर है, हमें कुछ लोग अमीर लोग डोनेशंस दे देते हैं, उसकी बेस पे हमारा इदारा चल रहा है। डोनेशंस पे चल रहा है ना, लोग पैसे देते हैं, इन पे ट्रस्ट करते हैं, इनके नामों पे ट्रस्ट करते हैं। ठीक है जी, शौकत खानम को पैसे दे दो, अच्छा उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। ईदी को पैसे दे दो, अच्छी यूटिलाइजेशन करते हैं। ऐसा नहीं है कि पर्सनल बेनिफिट के लिए ले रहे हो, नजर आता है लोगों की खिदमत करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि इन लोगों का मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है। तो अगर प्रॉफिट कमाना नहीं है तो इसका मतलब है ये लोग बिजनेस में नहीं कर सकते। तो आज के बाद ये बात आपने ज़हन में बैठा लेनी है कि बिजनेस जो है वो सिर्फ प्रॉफिट सीकिंग कर सकते हैं। और प्रॉफिट सीकिंग कौन होते हैं? जिनका मकसद होता है प्रॉफिट कमाना। क्या ये बात सबको समझ आ गई? और लकीली या अनलकीली फिलहाल इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में हमारे कोर्स में सिर्फ ये वाला एरिया है, ये एरिया हमारे पास इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में नहीं है। हाँ, FAR 1 में आएंगे इसके बाद, वहां पे अगर मौका मिला तो आपको नॉट फॉर प्रॉफिट की अकाउंटिंग के बारे में पढ़ाया जाएगा कि इनकी अकाउंटिंग कैसे होती है। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में कोर्स में इसकी अकाउंटिंग हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है। हम जितनी भी बात कर रहे होंगे आज के बाद वो इसकी कर रहे होंगे। क्या ये बात सबको समझ आ गई है? यहां तक किसी ने कुछ नोट करना है तो कर ले, 2 मिनट है आपके पास। नई बात बनी भाई? कोई हवा ठंडी फेंक रहे कि गर्म ही है? ये सुबह से ऐसे ही है? जी चलें आगे, नोट हो गया? ओके, अब देखते हैं जी बिजनेस कितनी तरह के होते हैं। ये मिटा दूं जो लिखा हुआ है? पहले देख लीजिए, समझ लीजिए, नोट करने का टाइम आपको मिल जाएगा। पूरी दुनिया में बिजनेस सिर्फ 3 तरह के होते हैं। अगर कोई चौथी तरह का है तो बता दें, अगले सेशन उसको भी मैं शामिल कर लूंगा। सबसे पहला है जी ट्रेडिंग बिजनेस। क्या होता है अभी बात करते हैं इस बारे में। सेकंड वन इज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। एंड थर्ड वन इज सर्विस बिजनेस। दुनिया में 3 तरह के बिजनेस पाए जाते हैं। ओके, कुछ लोग कहते हैं हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं?
सर्विसेज दे रहे हैं। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ट्रेडिंग बिजनेस, उर्दू आती है? तिजारत। मिसाल के तौर पे एक जगह से चीजें खरीदना, एक जगह से चीजें खरीद कर दूसरी जगह पर नहीं, उसी हालत में बेचना। ये बहुत ज़रूरी है। इस ट्रेडिंग बिजनेस का जो जैसे कहते हैं ना मेन कंपोनेंट ये है, उसी हालत में बेचना। ट्रेडिंग का मतलब होता है तिजारत, एक जगह से चीज़ें खरीदी और दूसरी जगह पे ले जाके बेच दी। मिसाल के तौर पे आईफोन, पाकिस्तान में आईफोन मिलते हैं क्या? पाकिस्तान में बनते हैं? नहीं। ये जितने भी आपको हफीज सेंटर पे या जगह जगह आपको मिलते हैं, ये सारे के सारे कौन से होते हैं? ये बाहर से खरीदते हैं और पाकिस्तान में उसी हालत में बेच देते हैं। इसको बोलते हैं ट्रेडिंग। एक जगह से चीज़ें खरीद के उसी जगह पे ले जाकर बेच देना। हमारे घर में, मोहल्ले में, आसपास में दुकानें होती हैं ग्रोसरी की छोटी छोटी, क्या वो चीज़ें बनाते हैं? नहीं, वो तो कहीं से खरीदते हैं, नेस्ले से खरीद ली, पेप्सी से खरीद ली, कोका कोला से खरीद ली और एज इट इज़ उसी हालत में बेच दी। वो सारे के सारे क्या हैं? सारे के सारे ट्रेडिंग है। क्या ये बात आपको समझ आती है? तो इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है उसी हालत में, चीज़ों की हालत चेंज नहीं होती। ठीक होगी बात? ओके, मुझे कुछ एग्जांपल्स वन बाय वन करके लिखवा दें कि ट्रेडिंग की कौन कौन सी आपके सामने मिसालें। नहीं, गाड़ियां नहीं, गाड़ियों के बारे में भी बात करता हूं मैं। जी बिल्कुल, मैं अगर थोड़ा सा इसमें क्लियर कर दूं तो क्या मैं हाइपरस्टार लिख सकता हूं? हाइपरस्टार के नाम से सब वाकिफ हैं। या फिर मैक्रो कैश एंड कैरी, मेट्रो ऐप, तो मैक्रो तो खत्म हो गया है, मैक्रो कैश एंड कैरी जी। और इसके अलावा क्या मिसाल आपको नजर आती है? सोच के बताइएगा। अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स, नाम पता नहीं आप लोगों ने सुना है कि नहीं। ये एक पाकिस्तान में बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का डिस्ट्रीब्यूटर है, डीलर है, जो कि एसी, फ्रिज, टीवी वगैरह जो है, वॉशिंग मशीन वगैरह जो है वो सेल करता है। ऑब्वियसली खुद नहीं बनाता, डिफरेंट पार्टी से खरीदता है और फिर आगे उसी हालत में सेल कर देता है। और इसके अलावा ग्रोसरी शॉप्स कवर हो गई ना हाइपरस्टार और मेट्रो कैश एंड कैरी में। बेकरीज वगैरह, हम बेकरीज लिखते हैं जी। नहीं नहीं, सही कह रहे हैं, ये बनाते हैं, नहीं दे आर राइट। उसका मिला जुला रुझान है, कुछ चीजें बनी बनाई खरीदता है, कुछ बनाता है, ना ही लिखें कन्फ्यूजन होगी। बस ठीक है, मेरे हाल में काफी है इतना। और इसके अलावा चले मैं उस शौकत जनरल स्टोर की बात कर देता हूं जो आपके मोहल्ले में है। चले, वैसे तो ये वन में कवर हो गया, लेकिन चले कोई बात नहीं। शौकत जनरल स्टोर, ओके होगी बात? सब अच्छा है। ट्रेडिंग में किसी को कोई मसला? ओके। फिर आता है जी मैन्युफैक्चरिंग जी। क्या होती हैं ये? चीजें बनाकर बेचना। ठीक है जी, चीजों की हालत बदल जाती है। ठीक है, चीजों की हालत बदल जाती है। जो चीज आप खरीदते हैं आप उसी हालत में नहीं बेचते, आप उसको चेंज करके बेचते हैं। क्या मिसाल हो सकती है? ये मिसाल मैं लिखवाऊंगा। नहीं, ये मैं लिखवाऊंगा आपको। होंडा, होंडा का कोई ना कोई रॉ मटेरियल है, होंडा का कोई ना कोई रॉ मटेरियल है। होंडा बाहर से कुछ पार्ट्स वगैरह मंगवाता है, उनको जोड़ता है, गाड़ी बनाता है और फिर आपको सेल करता है। क्या होंडा बाहर से पार्ट्स बना के आपको एज इट इज बेच देता है, खुद ही जोड़ लो? ऐसा नहीं होता। वो चीज़ों की हालत बदल के आपको बेच रहा है। इसके अंदर होंडा भी आ जाएगी, इसके अंदर टोयोटा भी आ जाएगी, इसके अंदर सुजुकी वगैरह सब आ जाएंगी। ठीक होगी बात? इसके अंदर डॉलेंस भी आ जाता है। फ्रिज, एसी वगैरह जो बनाते हैं, ये जिस हालत में बाहर से चीज़ें मंगवाते हैं, ये एज इट इज़ फ्रिज नहीं मंगवाते हैं, एज इट इज़ एसी नहीं मंगवाते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये पार्ट्स वगैरह मंगवाते हैं, उनको यहाँ पे असेंबल करते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं और फिर उसको बनाकर तो बेचते हैं। चीज़ों की हालत बदल जाती है। ठीक होगी बात? और इसके अलावा क्या ऑप्शन हो सकती है जी? हाँ, बाटा इज़ अ गुड एग्जाम्पल। जूते बनाकर बेचते हैं ये, शू मैन्युफैक्चरिंग। और इसके अलावा सैमसंग, नहीं, पाकिस्तान में सैमसंग की मैन्युफैक्चरिंग कहीं पे भी नहीं है। वन बाय वन प्लीज, इस तरह नहीं, हाथ खड़ा किया करें और फिर बताया करें, इस तरह किसी की समझ ही नहीं आती जी। ऑयल मैन्युफैक्चरिंग, ऑयल मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल यहां पर कवर हो गई है। और इसके अलावा बस एक एग्जांपल और लिख लेते हैं। शुगर मिल्स, ठीक है, शुगर मिल भी आ सकता है। तो बहरहाल आपको समझ आ गई है, ये वो तमाम लोग हैं जो चीज़ें बनाकर जो है वो बेचते हैं, यानी चीज़ों की हालत जो है ये लोग बदल लेते हैं। ओके,
बना के बेचते हैं और एक वो जो बाहर से इंपोर्ट करते हैं फिर असेंबल करते हैं, दोनों इसी में है? जी, दोनों मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं। असेंबलिंग, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली मोस्टली काम जो है वो असेंबलिंग का ही है। ये जो आपको एसी नज़र आ रहा है, ये कौन सा है? हायर का है। ये एसी आपको क्या लगता है ये कोई बड़ी मैन्युफैक्चरिंग हुई है पाकिस्तान में? ये 6 या 8 हिस्सों में, बल्कि 12 हिस्सों में, 12 हिस्सों में ये बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। इतनी सी टेबल जितने पे एक बंदा बैठा होता है, वो उन 8 पीसेस को एक पेचकस पकड़ता है, नट से जोड़ता है और एसी बनाकर आपको दे देता है, ले जी बन गया एसी। तो ये असेंबलिंग बोलते हैं इसको, टेक्निकली इसको बोलते हैं असेंबलिंग, चीजों को इकट्ठा कर देना, जोड़ देना, ये असेंबली होती है। आपने मैन्युफैक्चर तो कोई नहीं किया, वो बच्चों के ब्लॉक्स होते हैं एक, वो ब्लॉक्स को जोड़ के शेप्स बनाते हैं, वो असेंबलिंग है। उन्होंने खुद तो कुछ मैन्युफैक्चर नहीं किया, जस्ट असेंबलिंग है। हमारे मुल्क का यहां तक पहुंचने का एक बहुत बड़ा रीजन यही असेंबलिंग है। ये भी असेंबलिंग करती हैं, सारे असेंबलिंग करते हैं। आपको लगता है होंडा, टोयोटा, सुजुकी पाकिस्तान में बनती हैं, गलत बात है। ये असेंबल होती हैं पाकिस्तान में। जितने भी पार्ट्स हैं वो बाहर से दरवाजे भी आ रहे हैं, बाहर से इसके इंजन भी आ रहे हैं, बाहर से इसका पेंट भी आ रहा है, बाहर से इसकी अंदर की चीज़ें भी आ रही हैं, सब कुछ बाहर से आ रहा है। यहाँ पे एक भाई साहब पेचकस पकड़ते हैं और सारी चीज़ें जोड़ के कहते हैं जी हमने पाकिस्तान में गाड़ी बना ली। ये इसी वजह से हम लोग जो है वो आज इस साल में पहुंचे हैं कि हम लोग अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये सारी की सारी असेंबलिंग है और मोस्टली लोग जो है वो यही काम कर रहे हैं, मोस्टली लोग यही काम कर रहे हैं। तो असेंबलिंग भी बहरहाल कानूनी डेफिनेशन में भी देखा जाए और वैसे भी देखा जाए तो दोनों सूरतों में ये मैन्युफैक्चरिंग का क्राइटेरिया पूरा करती है, क्योंकि चीज़ें उसी हालत में नहीं सेल होती बल्कि चीज़ों की हालत बदल जाती है। क्योंकि होंडा वाले इंजन अलहदा, दरवाजे अलहदा, बोनट अलहदा, छत अलहदा, पेंट अलहदा, सब कुछ अलहदा मंगवा रहे हैं। अब आपको ये चीज़ें तो नहीं देते ना, ये तो आपको ये चीज़ें तो नहीं दे देते कि भाई ये लो खुद बना लो। आपको खुद क्या करना पड़ता है, उनको जोड़ के फिर आपको वो देते हैं, चीज़ों की हालत बदल के देते हैं। तो इसका मतलब है असेंबली भी मैन्युफैक्चरिंग है। और आप बात ये माने या ना माने, इस पर मैं थोड़ी सी बात आपके साथ करूंगा आपको, ताकि क्लियर हो कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है। ये किताबें छापना भी मैन्युफैक्चरिंग है, जो लोग प्रिंटिंग करते हैं ये भी मैन्युफैक्चरिंग है। इसके अलावा अक्सर आपने शायद कभी ये बात सुनी हो कि पाकिस्तान के अंदर पेप्सी कोला इंटरनेशनल ऑपरेट करता है। इसकी फैक्ट्री इधर हतार में केपी के एरिया में लगी हुई है, वहां पे ये फैक्ट्री मौजूद है, लेकिन ये फैक्ट्री पेप्सी बनाती नहीं है, ये सर उसका कंसंट्रेट बनाती है। उसके अंदर बाकी पानी डाला जाता है, उसको डाइल्यूट किया जाता है। ओके, अब उसको डाइल्यूट करने का उन्होंने एक तरीका बताया हुआ है कि अगर इतना कंसंट्रेट होगा तो इतना पानी होगा, रेशियो उन्होंने डिफाइन की हुई है। अब जो लोग पाकिस्तान में ये काम कर रहे हैं, हैदरी बेवरेजेस है, फिर इसके अलावा रियाज बॉटलर्स लाहौर में, इस तरह के 5-6 लोग हैं पूरे पाकिस्तान में जो कंसंट्रेट खरीदते हैं पेप्सी से, और कंसंट्रेट खरीदने के बाद क्या करते हैं जी, उसमें पानी डाल के तो उसको डाइल्यूट करके तो मार्केट में बेचते हैं। सर ये डाइल्यूट करना भी मैन्युफैक्चरिंग है, सिर्फ वो पानी डाल रहे हैं, डाइल्यूट करना भी मैन्युफैक्चरिंग है। ओके, पेंट करना भी मैन्युफैक्चरिंग है। तो इसलिए इसके अंदर ना जब भी चीजों की हालत, इवन बल्कि छोड़ें, बट कढ़ाई का नाम सुना आप लोगों ने? चीजों की हालत बदल के बेच रहा है क्या? आपको जिंदा मुर्गा पकड़ा देता है, लोग खाओ जाके, चीजों की हालत बदलता है ना। तो जो चीजों की हालत बदल रहा है वो मैन्युफैक्चरिंग है। नहीं सर, सर्विस पे भी आपको मैं बताता हूं सर्विस में क्या है। कौन सी वाली? नहीं, ये सर्विस में इसमें से कुछ भी नहीं आएगा सर। अभी आपको सर्विस बताता हूं ना तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्यों आप सर्विस के साथ कंफ्यूज कर रहे हैं। जी पैकेजिंग देखना पड़ेगा। अभी मैं सर्विस बताता हूं ना तो आप सबके सवालों के जवाब यहीं पे सॉल्व हो जाएंगे। इसके अलावा किसी का कोई सवाल है तो पूछे। नहीं, कंसर्न नहीं है, मैं पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि पाकिस्तान में ये हो रहा है ज्यादातर, लेकिन कुछ चीजें बना भी, लोकलाइजेशन भी बहुत हो रही है। ये शुगर मिल, ये गन्ना भी पाकिस्तान के अंदर उगाया जाता है, इसको जो ले जाया जाता है फैक्ट्री के अंदर, वो फैक्ट्री भी पाकिस्तान में चले मौजूद है, और उस गन्ने को जो क्रश किया जाता है, फिर उससे सारा जो प्रोसेस है क्रिस्टलाइजेशन का, वो सारा पाकिस्तान में हो रहा है। ये सारी लोकलाइजेशन है, ये असेंबली तो नहीं है। इसको तो आप असेंबली नहीं बोल सकते। जामे शरीफ पाकिस्तान में बन रहा है, सारी लोकलाइजेशन है। जी नहीं, न्यूक्लियर एनर्जी यार वो फिजिक्स मुझे भूल गई है सारी, है मुझे नहीं आती। पता नहीं वो काइनेटिक एनर्जी होती थी, पोटेंशियल एनर्जी, वो अजीब फजूल सी बातें थी, भूल गई हैं सारी। ओके, सब अच्छा है यहाँ तक? ओके, अब आते हैं सर्विस बिजनेस पे। सर्विस बिजनेस क्या होती है भाई? सर जैसे फूड प्रोडक्ट। नहीं, ठहरे, पहले इसकी पहले बात तो सुने ना कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। सर्विस बिजनेस के अंदर, प्लीज सुन लें, नोट बाद में कीजिएगा। सर्विस के अंदर दो चीजों का होना बहुत जरूरी है, एक है जी वक्त, टाइम, और एक है स्किल। अब ये क्या चीज होती है देखिए, चले मैं अपनी मिसाल देता हूं। लेट्स अज्यूम अगर मैं यहां पर मौजूद हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्या मैं आपको वक्त दे रहा हूं?
वक्त दे रहा हूं, सर्विस है। अब पता नहीं आप मानते हैं कि नहीं, लेकिन चलें, थोड़ा बहुत स्किल भी है मेरे पास कि मैं आपको पढ़ा सकता हूं। अगर ये दोनों चीजें होंगी तो स्किल है, सर्विस है, सॉरी। अब फॉर एग्जांपल मैं अपनी मिसाल लेता हूं, मैं वहां जाके खड़ा हो जाता हूं कैमरे के पीछे कि चलो अहमद तुम लेक्चर रिकॉर्ड कराओ, मैं तुम्हारी जो है ना रिकॉर्डिंग करता हूं। अब मुझे रिकॉर्डिंग करनी नहीं आती, मैं टाइम तो जरूर दे रहा हूंगा लेकिन मेरे पास स्किल नहीं है, तो सर्विस नहीं है। अहमद वो टाइम जरूर दे रहा है लेकिन पढ़ाना उसका काम नहीं है, उसके पास स्किल नहीं है। तो इसका मतलब है कि दोनों में से एक भी चीज मिस हो गई तो सर्विस नहीं है। इवन मेरे पास स्किल है, मैं कल क्लास में नहीं आता, मैं कहता हूं खुद ही पढ़ लो, स्किल तो है पर टाइम नहीं है। तो दोनों में से एक चीज भी मिस हो जाए इसका मतलब है सर्विस नहीं हो सकती। तो सर्विस के लिए जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि वक्त भी देना है और सलाहियत या स्किल्स भी आपके पास होनी चाहिए। दोनों चीजें कंबाइन होंगी तो ही सर्विसेज हो सकेंगी। अब अगली बात जो आपका फर्क डालेगी, जिससे आप कंफ्यूज हो रहे हैं, ये एक लफ्ज है, आई डोंट नो आपने ये नाम सुना है कि नहीं सुना, इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब होता है नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। मतलब क्या इसका? लेट्स अज्यूम लेक्चर के आखिर में मेरी आपकी लड़ाई हो जाती है, मैं कहता हूं मैंने कल से पढ़ाना ही नहीं है, वापस करो मेरी अकाउंटिंग। कर सकेंगे वापस? क्यों? बिकॉज ये एक इंटेंजिबल चीज थी। डॉक्टर से आपकी लड़ाई हुई, डॉक्टर कहे वापस कर मेरा इलाज, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि डॉक्टर ने आपको वक्त भी दिया, उसके पास स्किल भी था और आपका इलाज हुआ। और इलाज क्या हुआ? मैंने डॉक्टर से इलाज करवाया है। किधर है इलाज? दिखाओ इलाज किधर है? कहीं नहीं है। नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। तो ये वो फर्क है जो आप यहां पे कंफ्यूज हो रहे थे। यहां पे चीजों की एग्जिस्टेंस थी मेरे भाई। वो जो कढ़ाई वाला कढ़ाई बना रहा है ना, आपको चीजें प्रोवाइड कर रहा है, ये देखें मैन्युफैक्चर करके दी है मैंने। हां, अगर आप घर से चिकन ले जाएं और उसको कहें कि अब मुझे कढ़ाई बना दो, तो उसने आपको आप ही की चीजें हालत बदल के वापस की हैं। अब ये स्किल है भाई। तो जहां पे एक बंदा आपको चीजें दे रहा है ना, चीजें दे रहा है, वो कभी सर्विस नहीं हो सकती। वो हमेशा या तो यहां पर होगा या यहां पर होगा। बात समझ आई? अब कुछ फर्क समझ आना शुरू हुआ? ओके, अब आप लोग किधर कंफ्यूज थे? मेरे ख्याल में आप लोग किधर कंफ्यूज थे? होंडा में, इधर हाइपरस्टार। हाँ, हाइपरस्टार आपको चीजें दे रहा है, कल को चीजें खराब निकलेंगे, आप हाइपरस्टार को वापस करके आएंगे? फिजिकल एग्जिस्टेंस है ना, आप कहेंगे हाइपरस्टार तुमने मुझे चीजें बेची थी, ये देखो ये खराब निकल आई हैं। वो चीजें देखेगा, बिल्कुल चीजें एग्जिस्ट करती हैं। आपने हाइपरस्टार से खरीदी थी, हाइपरस्टार ट्रेडिंग बिजनेस कर रहा है, हाइपरस्टार की एग्जिस्टेंस है, ये देखें। ये था नेस्ले, ये था हाइपरस्टार, और ये हैं आप। नेस्ले ने हाइपरस्टार को सेल की, हाइपरस्टार ने आपको सेल की। अब आपने क्या नेस्ले से खरीदी है? आपने तो नेस्ले से नहीं खरीदी। आप नेस्ले के पास क्यों जाएंगे? आप कहेंगे हाइपरस्टार तुमने मुझे गलत बेची है। क्यों? क्योंकि जब नेस्ले ने इसको चीजें बेची, इसने इसको 100 रुपए दे दिए, चीजें अब इसकी हो चुकी हैं। अब ये खराब हो, अब ये सही हो, अब ये गलत हो, जो मर्जी हो, अब ये चीजें इसकी हैं, अब ये जिम्मेदार नहीं है। इसलिए आप इसको जाके पकड़ेंगे। बात समझ आई? अब पाकिस्तान में होंडा की कोई गाड़ी खराब निकल आती है, आप क्या होंडा जापान को पकड़ लेते हैं जाके? सर होंडा पाकिस्तान। कभी आपके घर का कोई चीज खराब आ जाए तो आपने जिस स्टोर से ली होती है आप उसको वापस करते हैं ना, ये क्या कर रहा तू, ये आप फैक्ट्री पहुंच जाते हैं? पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये एक अलहदा बिजनेस है, ये एक अलहदा बिजनेस है। तो आपने इसको जाके पकड़ना। सर्विस कोई नहीं है, सर्विस कोई नहीं है, वो चीजें खरीद के बेच रहा है, उसका बिजनेस ही है, तो जिम्मेदार तो ये है। यूं तो फिर हाइपरस्टार किसी चीज का जिम्मेदार ही नहीं है, खराब चीजें बेची जाए वो उसकी है, फैक्ट्री को उसको पकड़ लो जाके, ऐसा तो नहीं होता। ओके, कुछ बात क्लियर हुई? अगर अब भी किसी की कंफ्यूजन है तो सवाल पूछे। अब भी किसी की कंफ्यूजन है? जी भाई। यार सिनेमाज वाली बात ना आप रॉयल्टी में लेके जा रहे हैं, क्योंकि सिनेमाज में होता क्या है, सिनेमाज में असल में, चले बात कर लेते हैं अगर बात हो गई है। असल में जो सिनेमा वाले मूवी प्ले करते हैं ना, ये मूवी के कॉपीराइट्स लेते हैं वो, और ये जो कहते हैं ना कि जी इस फलानी मूवी ने इतना कारोबार कर लिया, फलानी मूवी ने आज इतना कारोबार कर लिया, वो क्या होता है? क्या वो टिकटों की कीमतें होती हैं जो लोगों ने खरीदी होती हैं? नहीं सर, वो ये नहीं होता। जब एक मूवी रिलीज होती है या कोई भी डॉक्यूमेंट्री रिलीज होती है, तो पूरी दुनिया के जो सिनेमास की एसोसिएशन एक बनी होगी हर मुल्क की, वो आके कहती है सर मुझे ये मूवी अपने मुल्क में दिखाने के राइट्स दिए जाएं, और वो राइट्स जो हैं वो उनको पे किए जाते हैं। सर आप 7 दिन के लिए दिखा दें मूवी, 7 दिन के लिए आप मुझे इतने करोड़ रुपए दे दें।
अब वो सिनेमा मालिक जो है वो बैठ के ये सोचता है यार 7 दिन में अगर मैं इसको 2 करोड़ दे रहा हूं तो क्या लोग 2 करोड़ की टिकटें खरीद के मेरे से मूवी देख लेंगे, क्या मुझे प्रॉफिट आएगा? जब वो ये सोचता है और कहता है हाँ भाई मुझे तो 4 करोड़ मिल जाएगा तो मैं 2 करोड़ इसको दे देता हूं, और 2 करोड़ देके उसने कॉपीराइट खरीद लिए। अब वो मूवी दिखा रहा है, सर मूवी उसकी नहीं हुई, उसने सिर्फ उसके राइट्स खरीदे, हकूक खरीदे हैं, मूवी अभी भी उसी की है। ओके हाँ, रेंट आसान अल्फाज में समझ ले, रेंट दे रहा है वो उसकी मूवी दिखाने का। जब 7 दिन एक्सपायर होंगे तो वो कहेगा हाँ भाई 7 दिन पूरे हो गए, अब तुमने मूवी नहीं दिखानी, अब मजीद पैसे दो और 1 हफ्ते के लिए और कर लो। ये वो सब्सक्रिप्शन टाइप की चीज होती है जो कि इंटरनेट होता है। जैसे आप महीने का बिल देते हैं या पैकेज मोबाइल का, वो आप कहते हैं जी 7 दिन के लिए एक्टिवेट है, 7 दिन के लिए कर लो, उसके बाद खत्म, दोबारा से नया कराना पड़ेगा। तो ये चीज जो है ना, ये आपको वो एक कॉपीराइट दे रहे होते हैं, एक इंटेंजिबल किस्म की चीज दे रहे होते हैं। वो आपको कोई चीज बेच नहीं रहे, वो आपको कॉपीराइट बेच रहे हैं। ऐसे ही है ये कॉपीराइट ना, एक वर्ड हम यूज करते हैं अकाउंटिंग में रॉयल्टी का, तो ये वो रॉयल्टी वाली चीज होती है। आती ये भी शायद कुछ इसके अंदर ही है, क्योंकि कोई प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हो रही ना, कोई प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हो रही। अकाउंटिंग में एक स्टैंडर्ड है इंटेंजिबल का, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो वो चीज सारी यहां पर कवर होती है। ओके, इसके अलावा कोई सवाल किसी का? हाँ, अब पैकेजिंग का आपका सवाल था। पैकेजिंग के अंदर अगर आप एक गिफ्ट खरीदते हैं, रैपिंग पेपर खरीदते हैं और किसी भाई साहब को जाके कहते हैं यार ये रैप तो कर दे, तो वो सर्विस है। लेकिन अगर आपने उसी दुकान से गिफ्ट खरीदा, उसी दुकान से रैपिंग भी करवा ली, तो फिर ये ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग है। एज द केस में भी अगर उसने चीजें बनाकर बेची होंगी तो मैन्युफैक्चरिंग है, अगर उसने भी कहीं से खरीद के वो चीजें रखी थी तो ट्रेडिंग है। तो इसका मतलब है जैसे ही चीजें इन्वॉल्व हो गई, साथ ही ये क्या बन गया, ये ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग बन गया। अब और सुने, और आपको जरा कॉम्प्लेक्स लेके जाता हूं। आप अगर ईद आ रही है, चलिए ईद की मिसाल दे देते हैं। अगर आप बाजार से बनी बनाई रान रोस्ट करवा कर ले आए, सर उसने आपको रान भी डिलीवर किया, रान डिलीवर किया उसने आपको, तो सर ये ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग है, जो भी समझ लें इसको, सर्विस नहीं है। लेकिन अगर आप रान अपनी लेकर, अपनी समझ बकरे की रान अगर आप अपने बकरे की लेकर गए और उसने वो आपको रोस्ट करके वापस की, तो सर अब ये सर्विस है, क्योंकि उसने आपको चीज तो कोई डिलीवर नहीं की। अब रान में कोई डिफेक्ट निकल आता है, वो कहता है सर आपने तो दी थी, बड़ी छोटी, मुझे क्या लगे इससे, आपने दी थी। टीसीएस और लेपर्ड आप बताएं, आप बताएं क्या पैकेज वो खुद डिलीवर कर, पैकेज क्या उनका होता है या वो आपका ही पैकेज होता है? उनका तो नहीं, वो चीजें वो तो नहीं दे रहे। चीज में कोई खराबी निकले आप टीसीएस को नहीं पकड़ सकते, आप तो उस बंदे को पकड़े जिसने भिजवाया। तो टीसीएस तो सिर्फ सर्विसेज दे रहा है। तो ये चीज आपको ना थोड़ा सा ड्राइव करेगी कि मैंने पकड़ना किसको है जाके। सर बैंकिंग एग्जैक्टली 100% सर्विस है। बैंकिंग आपको कौन सी मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग कर रहा है? टाइम और स्किल दे रहा है। और पूछे, ये निकाल लीजिए। ओके, रेस्टोरेंट की आपने, रेस्टोरेंट कुछ चीजें दे रहा है, रेस्टोरेंट का खाना खराब निकला है, क्या करेंगे? रेस्टोरेंट को बोलेंगे ना रेस्टोरेंट चीजें दे रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है रेस्टोरेंट। अच्छा, वो जो सर्विस चार्जेस है ना, वो एक अलग कहानी है। वो जो वेटर लेके आ रहा होता है ना, उसके भी चार्ज उन्होंने डाले होते हैं, ठीक है। अक्सर रेस्टोरेंट ने हो सकता है वेटर वाली सर्विस आउटसोर्स की हो, क्योंकि अगर आप अपना एम्प्लॉय वेटर रख लेते हैं ना, वो काम नहीं करता। वो फिर क्या करते हैं, वेटर सर्विस के लिए ना एक कंपनी को आउटसोर्स कर देते हैं कि सर आप अपने बंदे यहाँ पे रखें, कल को कुछ हुआ मैं आपको पकड़ूंगा, आपको मैं लमसम इतने पैसे दे दूंगा, आपके वेटर आए आपके वेटर ना आए, जो मर्जी करें, मुझे इतने बंदे यहाँ पे चाहिए। जिस तरह सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, अक्सर सिक्योरिटी गार्ड्स आउटसोर्स किए होते हैं, अपने एम्प्लॉय नहीं होते, कंपनी को दिए होते हैं। तो आपने कंपनी को पैसे दे दिए और कंपनी जो है वो अपने खुद ही जो है वो गार्ड रख रही है, तो ये सर्विस हो गई। मुझे पता था ये सवाल होगा जी। दराज, अगर आप दराज की बात करेंगे, दराज सर्विस बिजनेस है, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जिसके ऊपर लोग अपनी चीजें बेचते हैं। अब अगर मैं दराज पे चीजें बेच रहा हूं, मैं आपको चीजें बेचता हूं, ठीक है, मैं ट्रेडर हूं या मैन्युफैक्चरर हूं। अगर तो मैं चीजें बनाकर बेच रहा हूं तो मैन्युफैक्चरर, अगर खरीद के बेच रहा हूं तो ट्रेडर। दराज सिर्फ मुझे एक प्लेटफॉर्म दे रहा है। अगर वो चीजें खराब निकल आती हैं तो आप दराज को नहीं कहेंगे ये तूने क्या किया, आप उस वेंडर को पकड़ेंगे, आप मुझे पकड़ेंगे आके कि भाई तुमने मुझे खराब चीजें दी हैं। अगर आप दराज को कुछ कह भी देंगे ना, दराज कहेगा सर मेरी चीजें तो है ही नहीं, मेरी चीजें तो है ही नहीं, ये चीजें तो उस बंदे ने भेजी हैं, उसको पकड़े जाके, मैं तो बस एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा था। ओके, और पूछे। Amazon दराज सेम बात है। अगर अपनी बेचेगा तो ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग है, अगर आपकी चीजें बेचेगा तो सर्विस है। दोनों मिक्स है सर। एक बंदा तीनों चीजें भी दे सकता है। आप सर नहीं सुने, होंडा की बात कर लें। होंडा ट्रेडिंग भी करता है, कैसे?
बाहर से पार्ट्स आते हैं गाड़ी के और पार्ट्स, हेडलाइट बेच दी, किसी की हेडलाइट टूट गई उसने हेडलाइट खरीद ली, ट्रेडिंग ही तो है। कौन सी वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, बाहर से मंगवाते हैं। गाड़ी असेंबलिंग मैन्युफैक्चरिंग भी हो गई। और क्या उनकी वर्कशॉप नहीं होती? क्या गाड़ी खराब हो जाए तो वो ठीक नहीं करके देते हैं, वो सर्विस भी हो गई। तो एक बंदा तीनों चीजें भी कर सकता है, इसमें क्या बात है। अब ये जितने रेस्टोरेंट्स हैं आपको खाना बनाकर भी देते हैं मैन्युफैक्चरिंग, और साथ ही साथ आपको सर्विस भी देते हैं, किस लिए? वेटर की फॉर्म में। और जो कोका कोला, स्प्राइट क्या खुद बनाते हैं? नहीं सर, वो तो खरीद के देते हैं, वो ट्रेडिंग भी है। तो माने या ना माने वो भी तीनों चीजें दे रहे होते हैं। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। बेकरी की बात करें, अभी आपने खुद ही बात की थी, बेकरी में आधी चीजें बनी बनाई पड़ी होती है ट्रेडिंग, आधी चीजें बनाकर बेचते हैं मैन्युफैक्चरिंग। क्या इशू है इसके अंदर? बात समझ आई? तो सर एक बंदा तीनों काम भी कर सकता है, जरूरी तो नहीं है कि एक ही काम करे। यार ये बड़ी आगे की बात तू कर रहा है यार। अकाउंट्स तीनों शामिल करेंगे उसके अंदर। बाकी लोग अपने कान बंद कर लें, साथ वाले से गुफ्तगू करें। उसके अकाउंट्स ऐसे बनेंगे कि उसका एक सर्विस का रेवेन्यू बनेगा। जब उसका रेवेन्यू बनेगा ना फेस पे, तो उसके बैक एंड पे नोट्स टू द अकाउंट्स में जाके एक ब्रेकअप बनेगा जिसमें सर्विस बिजनेस, ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद अगर वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो उसकी कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड भी कैलकुलेट होगी, उसकी कॉस्ट ऑफ सेल भी कैलकुलेट होगी, और उसकी सर्विसेज कॉस्ट भी कैलकुलेट होगी। वो नोट्स टू द अकाउंट्स में आप बना रहे होंगे और फेस पे आगे तीनों का टोटल कर रहे होंगे। बाकी कान खोल लें हम। ओके जी सर। सारी टेलीकॉम इंडस्ट्री जी ऑलमोस्ट, लेकिन सिम जब बेचते हैं ना, सिम वो शायद मैन्युफैक्चरिंग में उतना पोर्शन आ जाता होगा। तो सिम जो बेच रहे हैं वो मैन्युफैक्चरिंग है। बाकी जो आप वो उनसे वो टाइम वगैरह खरीद रहे हैं, वक्त ही खरीद रहे हैं ना। 100 रुपया देके आपने 5 मिनट खरीद लिए, 1000 रुपया देके आपने 10 मिनट खरीद लिए, वो वक्त ही खरीद रहे हैं, तो वो सर्विस है। और इसके अलावा और कोई सवाल? कंफ्यूजन दूर कर लें, कोई मसला नहीं जी। ज्वेलरी शॉप, सर क्या वो भाई साहब जो जिन आपने कोई जेन में ज्वेलरी शॉप आई होगी ना, मोहल्ले में होगी कोई शौकत ज्वेलर्स, वो भाई साहब बनाकर खुद बनाते हैं ज्वेलरी या कहीं से बनी बनाई खरीदते हैं? बनी बनाई खरीदते हैं, तो ट्रेडिंग हो गया ना। सर आप बताएं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है आप लोगों की? नहीं, मुझे लग रहा है मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है आप लोगों की। आप लोगों को मैन्युफैक्चर करके चार्टर्ड अकाउंट मैन्युफैक्चर करके आगे भेज रहा है। नहीं, सर्विस दे रहा है। क्रिसेंट इज अ सर्विस बिजनेस। सर लड़ाई खत्म होगी, सर्विस बिजनेस मान लिया मैंने। सर अगर बुक्स बेच रहा है तो बुक्स वाला पोर्शन जो है वो ट्रेडिंग में चला जाएगा, बाकी सर्विस में देगा। हम बुक किताब कौन सी बेच रहे हैं? नहीं बेच रहे हैं, सही कह रहे हो। हाँ सही कह रहे हो, लेकिन पीआरसी की तो नहीं बेच रहे। पीआरसी की कौन सी बेच रहे हैं? ओके गॉट इट। अच्छा ये आ गई है, ठीक है, मान ली आपकी बात। किताबों की हद तक ट्रेडिंग, पढ़ाने की हद तक सर्विस। तो ये बात तो मैं आपको पहले कह चुका हूं, एक बंदा तीनों काम कर सकता है। हाँ तो मैन्युफैक्चरिंग मैंने कह दिया ना। नहीं मैन्युफैक्चरिंग है ना, खुद बना, हम खुद प्रिंटिंग करवा रहे हैं ना, खुद प्रिंट कर रहे हैं। ओके जी, अब मेरे ख्याल में गल वध गई है और मेरे ख्याल में अब बात को जरा रोकते हैं और खत्म करते हैं। प्लीज सुन लें। अगेन लकीली अनलकीली सिर्फ यही आपके कोर्स में है फिलहाल। अब लड़े मेरे साथ। ओके तो सिर्फ ट्रेडिंग आपके कोर्स में है, तो इसका मतलब है अगर हम शुरू से बात करें, प्रॉफिट सीकिंग आपके कोर्स में है और प्रॉफिट सीकिंग में भी सिर्फ ट्रेडिंग आपके कोर्स में है। ये आपकी जिंदगी में जरूर है लेकिन अभी नहीं, आगे FR1 FR2 में आएंगे तो सारी बातें होंगी। फिलहाल इंट्रो के अकाउंटिंग में जब भी आज के बाद कोई बात होगी तो ये ऑब्वियस बात होगी कि ये प्रॉफिट सीकिंग बिजनेस है और ये ट्रेडिंग बिजनेस है। अब ये सवाल आज के बाद नहीं होगा। अगर मैं कहूंगा ना कि एक बंदा काम कर रहा है तो आपके ज़हन में फौरन होना चाहिए प्रॉफिट सीकिंग है और ये ट्रेडिंग है। बस सवाल नहीं पूछना सर क्या ये प्रॉफिट है नॉट फॉर प्रॉफिट है, सर क्या ये मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विस है, खत्म, ये कोर्स में नहीं है। तो आज के बाद जब भी बात होगी तो बात सिर्फ और सिर्फ किसकी होगी? प्रॉफिट सीकिंग की और ट्रेडिंग की। ओके सब, कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।